पादप में शुक्राणु को हम लोग कहते हैं परागकण, अंडाणु को कहते हैं अंडकोशिका। राम राम भाइयों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है और हम आपको अच्छे तरीके से ये समझाने वाले हैं कि इसमें कोई भी आपको डाउट न रह जाए। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसमें परागण क्या होता है, परागकोश क्या होता है, और वर्तिका क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, इसमें पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो हम लोग फूल के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसमें परागण कैसे होता है और ये अपने जैसा संतान कैसे, मतलब अपने जैसा फल कैसे निर्माण करते हैं, तो इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब फूल के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि इसमें वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिका क्या होता है, जयान क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, और परागण क्या होता है, परागकोश क्या होता है, और परागकण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन अब करेंगे। तो देखिए, पहले तो तुम फूल का चित्र बना दिए। फूल क्या होता है, देखिए फूल क्या है। फूल पौधे का जनन अंग है कि वहां से अपने संतान की उत्पत्ति और अपने वंशज को वो बढ़ाएगा। पौधा अपने वंशज को वो बढ़ाएगा फूल के द्वारा ही। पौधे का जनन अंग है फूल। फूल क्या है, पौधे का जनन अंग है। किसी भी पौधे का जनन अंग फूल है। और दूसरा क्या है, प्रजनन द्वारा फल का निर्माण। प्रजनन करने के बाद वह फल का निर्माण करेगा। फल से वो फिर से नया बीज बनेगा, नया बीज से फिर से नया पौधा बनेगा, तो वो प्रजनन द्वारा फल निर्माण करता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। फूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फूल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, और इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो फूल मुख्यतः चार चीजों से मिलकर बना होता है। पहला बाह्यदल पुंज, दूसरा दल पुंज, और तीसरा जयांग, और चौथा उमांग। तो हम नीचे से शुरू करते हैं। ये क्या है, यह है वृंत। वृंत का है, या फिर इसे दंती भी कह सकते हैं, जो फूल के नीचे वाला भाग होता है और जहां से हम फूल को पकड़ते हैं। अब इसको तो पकड़ेंगे नहीं ऐसे, इसको ही पकड़ते हैं। इसको पकड़ के किसी को गिफ्ट देना होता है, देते हैं, तो ये इसका नाम है वृंत। इसे वृंत कहते हैं, और इसे इंग्लिश में पेसियोल कहते हैं। पेसियोल, यह है वृंत। और उसके बाद क्या होता है, इसका नाम क्या है, ये क्या है, पुष्पासन है। क्या है, पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है, पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन। पुष्प मतलब फूल का आसन। पुष्पासन मतलब आसन मतलब होता है बैठने वाला, जहां पर विराजमान हो जाता है। तो ये किस पर विराजमान है, तो ये फूल पुष्पासन पर विराजमान है, और जिस पर विराजमान है उससे कहते हैं पुष्पासन। ये पुष्प का आसन है, इसलिए इसे कहते हैं पुष्प आसन, पुष्पासन। यहां तक हमारा फूल का भाग नहीं है। अब इससे ऊपर जाएंगे तो ये सभी हमारे फूल का भाग है। और देखेगा क्या 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 है इसमें, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये क्या है, ये है बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज, और क्या है, दल पुंज, उसके बाद जयान, उसके बाद उमंग। तो इसमें बाह्यदल पुंज कौन सा है, ये पत्ता। ये पत्ता पुष्पासन के ऊपर होता है और हरे कलर का होता है हमेशा। और हमारे पास हरा कलर नहीं था, इसलिए हमने नीले से ये रंग दिया है। आप समझिए ये हरा है। तो ये हरे रंग का जो होता है उसके पंखुड़ियों के नीचे, उससे कहते हैं बाह्यदल पुंज। और उसके नीचे होता है, उसको कहते हैं पुष्पासन। और उसके नीचे जो होता है उसे वृंत कहते हैं, या फिर उसे हिंदी में दंती कहते हैं, और इसके बायोलॉजी की भाषा में वृंत कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। और उसके ऊपर ये है, ये बाह्यदल पुंज। जब ये फूल कली अवस्था में होती है, मतलब जब ये पूरी अवस्था में रहती है, छोटी रहती है, और जब ये खिलती है, खिलने से पहले की अवस्था जब इसकी होती है, तो ये बाह्यदल पुंज ही इसको ढके रहता है। पौधा हरा रंग का क्यों होता है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। अब इस कली को, जब मतलब ये बहुत छोटा है, तो इस कली को भोजन देने के लिए कौन काम करता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे लेगा, केवल हरा रंग के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो ये रंग बिरंगे होते हैं उसके दल पुंज, तो इसमें कुछ इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो ये जब कली अवस्था होता है तो इसको भोजन कौन देता है, कली अवस्था होता है, तो ये उसको ढके रहता है। और जो ये होता है हरा कलर का, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनता है, और भोजन बनाकर इस कली को भी देता है, और इसका पोषण ये करता है। जब ये कली अवस्था में रहता है, मतलब छोटा रहता है, खिलने से पहले का जब इसका स्वरूप होता है,
तब का ये उसको ढका रहता है, ये दलपुंज को ढका रहता है। और जब ये खिलता है तो हमारा ये दलपुंज दिखाई देता है और हमारा ये सभी दिखाई देते हैं। ये अड़हुल का फूल है, ये अड़हुल का फूल है। आप अड़हुल का फूल लेकर और इसको साक्षात देख सकते हैं। और इंग्लिश में इसे कैलिक्स कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कैलिक्स कहते हैं। और इसके ऊपर क्या है, ये जो पंखुड़ियां होती है, जो फूल की पंखुड़ियां होती है, वही होता है दलपुंज हमारा, वही हमारा दलपुंज होता है। और ये रंग बिरंगे होते हैं और ये इसमें से खुशबू आती है, जिसमें से खुशबू आती है वही होता है दलपुंज। पुष्पासन से खुशबू नहीं आएगा, न ही ये बाय दलपुंज से खुशबू आएगा, और न ही वृंत से आएगा। खुशबू आएगा तो किससे आएगा, दलपुंज से। और हम दलपुंज को ही सुनते हैं। और दलपुंज कई कलर का होता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, नीला हो सकता है, बैंगनी हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, कई कलरों का हो सकता है ये बाह्यदलपुंज। और अधिकतर जो दिन में फूल खिलते हैं वह अधिकतर रंग बिरंगे होते हैं। क्योंकि रंग बिरंगे होने का कारण यह है कि वह भंवरों को आकर्षित करते हैं, या फिर कीट, जितने भी कीड़े होते हैं जो पुष्प पर आते हैं उनको आकर्षित करते हैं। ये रंग बिरंगे पंखुड़ियां उनको आकर्षित करती है। और रात में जो फूल खिलते हैं वो रंग बिरंगे नहीं होते, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है और वो खुशबू के द्वारा भंवरों को आकर्षित करती है। अब बताइए ना, रात को रंग बिरंगा फूल खिलकर नहीं क्या करेगा। अब मान लीजिए आप रात को किसी को आंख मार दिए तो उससे क्या फायदा होता है, वो तो तभी दिखेगा ना जब आप दांत दिखाएंगे। ये होता है दलपुंज। जो फूल दिन में खुलते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, क्योंकि वो भंवरों को आकर्षित कर रहा है उनको। और आपको आगे बताएंगे वो भंवरों को क्यों आकर्षित करते हैं। और भंवरे आकर्षित करते हैं तो भंवरे इन तरह के बैठते हैं, तो उनसे इनको क्या लाभ है और इनसे उनको क्या लाभ है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या हमारा है जयान। जयान कौन सा है इसमें, तो जयान मादा भाग है। मादा भाग को हम लोग जयान कहते हैं। मादा भाग इसमें कौन सा है, इसमें मादा भाग यहां से लेकर यहां तक ये सभी मादा भाग है। ये जो नीला कलर से हम लोग बनाए हैं ये हमारा जयान, यही जयान है। इसमें कई पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इसमें। जयान के 3 भाग होते हैं। अब जयान के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, पहला अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इसमें अंडाशय कौन है, वर्तिका कौन है और वर्तिकाग्र कौन है, हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं। आपको पहले से ही और पता होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, और आपको पहले से नहीं पता है तो आप अच्छे से यहाँ से समझ जाएंगे। अब देखते हैं हमारा जयान। जयान क्या होता है, जयान इसमें से कौन सा है, तो यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम लोग कहते हैं जयान। और जयान में क्या क्या होते हैं ये देखेंगे। तो जयान के 3 प्रकार होते हैं, 3 भाग होते हैं, मतलब इनमें 3 भाग है। और कौन कौन सा इसमें, तो अंडाशय है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है। तो इसमें अंडाशय कौन है, वर्तिका कौन है और वर्तिकाग्र कौन है। और इसमें नर भाग कौन है, इसमें ये पुमंग है। पुमंग क्या है, नर भाग। इसमें नर भाग कौन कौन सा है, तो इसमें नर भाग ये है, यहां से लेकर यहां तक के भाग को हम लोग नर भाग कहते हैं। तो हम पहले जयान में देख लेते हैं, जयान में इसमें कौन कौन सा है। तो यहां से यहां तक के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जयान कहते हैं। तो इसमें जयान में 3 भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र कौन है और अंडाशय कौन है और वर्तिका कौन है। तो यहां से यहां तक के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और ये वर्तिकाग्र है, ये जो ऊपर है ये वर्तिकाग्र है, ये हमारा वर्तिकाग्र है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या है, वर्तिकाग्र। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। और हमारा वर्तिका ये यहां से यहां तक हमारा वर्तिका है, तो इसको हम लोग लिखते हैं वर्तिका। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। स्टाइल मतलब पोज, जो आप फोटो खिंचवाना होता है तो आप मारते हैं पोज, उसको स्टाइल कहते हैं। तो आप जब फोटो खिंचवाते हैं तो आप पोज नहीं मारते हैं, स्टाइल मारते हैं। स्टाइल मतलब वर्तिका मारते हैं वहां पर। आप लोग क्या मारते हैं, वर्तिका। तो ये वर्तिका है, वर्तिका को स्टाइल कहते हैं इंग्लिश में। और हमारा तीसरा क्या है, अंडाशय। अंडाशय हमारा क्या है, अंडाशय यहां से यहां तक के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो ये हमारा अंडाशय है, ये हमारा अंडाशय है। तो अंडाशय को लिख देते हैं। और अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी।
क्या कहते हैं इंग्लिश में, ओवरी। जयांग मतलब मादा भाग का 3 भाग है, मतलब स्त्री भाग का 3 भाग है इसमें। तो कौन कौन सा है, वर्तिका, वर्तिकाग, वर्तिका, वर्तिका, वर्तिकाग और अंडाशय। हमारा ये 3 भाग है। ये क्या है, जयांग, ये मादा भाग है। और हमारा नर भाग क्या है, पुमंग। पुमंग हमारा कौन सा है, तो पुमंग हमारा ये है, यहां से यहां तक के भाग को हम लोग पुमंग कहते हैं। और ये बहुत सारे हैं, 4 है, तो मतलब इसको हम पुमंग कहते हैं। और हम केवल एक ही को लेते हैं, एक ही को केवल, मतलब एक ही ये रस्सीनुमा है जो, इसको हम लेते हैं एक डंटी को, तो हमारा क्या है, पुंकेसर। एक को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, और पूरे समूह को हम लोग अगर लेंगे तो उसको हम लोग पुमंग कहेंगे, एंड्रोसियम कहते हैं। और पुंकेसर को हम लोग स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। तो पुंकेसर है तो स्टेमन हम लिख देते हैं। और इसमें 3 भाग हैं, कौन कौन सा है, नर में 3 भाग होते हैं और मादा में भी 3 भाग है। जैसे मादा में 3 भाग होते थे वैसे ही नर में भी 3 भाग है। तो इसमें कौन कौन सा है, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। तो ये केवल एक को ले रहे हैं हम, तो ये क्या है, पुंकेसर। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है परागकोश, परागकोश। और परागकोश को हम इंग्लिश में लिखते हैं एंथर। तो ये हमारा परागकोश है, ये हमारा परागकोश। ये जो गोल यहाँ पर आकर बन जा रहा है, ये डंटी नुमा जा रहा है, और यहाँ पर आकर जो गोल बन जा रहा है, इसी को हम लोग गोला को हम लोग कहते हैं परागकोश। अब इसके अंदर जो दाना 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 जो भरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकण। और उसको क्या कहते हैं हम लोग, परागकण। देखिए इसमें जो दाना दाना नुमा संरचना जो होती है, जो दाना दाना भरा होता है, उसको हम लोग परागकण कहते हैं। और यही निषेचन करता है। निषेचन मतलब अगर पार्ट में कराते हैं तो इसको परागण कहते हैं। तो इसको यही परागण इसमें करता है पुष्प में। तो ये नर भाग है और ये मादा भाग है, तो ये दोनों मिलेंगे तभी तो परागण होगा ना। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ये परागण होता है। और इसमें परागकण, और इसमें क्या होता है, अंडकोशिका। अंडाशय में अंडकोशिका पाई जाती है। यहाँ पर 3 अंडकोशिका होती है। तो इसमें 3 अंडकोशिका से जब मिलेगा तो यहाँ पर भ्रूण बनेगा। और जब भ्रूण बनेगा तो इसमें नया जीव की उत्पत्ति होगी, नया बीज बनेगा, और नया बीज से नया पौधा बनेगा। तो यहाँ पर बीज का निर्माण होता है पहले। तो निषेचन पहले देखिए इसमें कैसा होता है, तो इसमें जो निषेचन होता है उसको हम लोग निषेचन ना कहकर परागण कहते हैं। तो इस परागकण का इस अंडाशय के अंडकोशिका में आकर मिल जाना ही हमारा परागण कहलाता है। तो ये हमारा परागण कहलाता है। तो ये परागण होता कैसे, यह भी आपको आगे बताएंगे। पहले हम लोग इसका पूरा भाग को देख लेते हैं। तो हमारा ये पूरा जो निकला हुआ है ये क्या है, ये हमारा पुंकेसर है। केवल एक को लेते हैं तो, और पूरा लेंगे, अगर समूह को लेंगे पूरा 4 है तो चारों को लेंगे तो उसको पुंकेसर कहेंगे। और केवल एक को लेते हैं तो उसको पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं। और सारे को लेते हैं तो इसको पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर को इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। और ये जयांग, ये जो मादा भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोसियम। इसको हम लोग इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं, हिंदी में जयांग कहते हैं। नर में 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा, पुंकेसर, और क्या है, परागकोश। परागकोश को इंग्लिश में एंथर कहते हैं। और इस तीसरा क्या है, परागकण, जो परागकण को इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। इंग्लिश में परागकण को पोलन ग्रेन कहते हैं। जो इसमें ये जो गोला वाला संरचना है, इसके अंदर जो कण बड़ा होता है उसको परागकण कहते हैं। और उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। तो हमारा पुष्पासन के ऊपर बाह्य दल पुंज होता है, ये जो हरा रंग का होता है, हमेशा ये बाह्य दल पुंज, और ये पुष्पासन और ये वृंद हमेशा हरा ही होता है। केवल बदलता है तो वो दलपुंज बदलता है, जिसको हम लोग सुनते हैं, जिसको पंखुड़ी कहते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो हम लोग शुरू से इसको देख लेते हैं क्या क्या हम बताएं आपको। पुष्पी पात्रों में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 पहला लेसन का रिवीजन कर रहे हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है और कैसे होता है। तो पुष्प क्या होता है पहले देखेंगे। तो पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। पौधे का जनन अंग मतलब जहां से पौधा अपने नए संतान की उत्पत्ति करेगा वही होता है जनन अंग। तो ये पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। और ये प्रजनन द्वारा फल का निर्माण करता है। प्रजनन द्वारा फल का निर्माण करता है मतलब अपने जैसा और फल बनाता है प्रजनन के क्रिया द्वारा। और इसमें और क्या होता है, ये फूल के 4 भाग होते हैं। तो कौन कौन सा होता है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज और जयांग और पुंगांग। तो बाह्य दलपुंज को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और दलपुंज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोरोला।
और हम लोग दलपुंज को इंग्लिश में कोरोला कहते हैं, कोरोला। और हम दलपुंज को क्या कहते हैं, कोरोला इंग्लिश में। और जयांग को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, गाइनोसियम। और हम पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं एंडोरोसियम। तो हमारा पुष्प का 4 भाग होते हैं। बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपुंज कौन सा है, ये जो हरा कलर का होता है बाह्यदलपुंज होता है, और ये हमेशा हरा ही होता है। और दलपुंज जो रंग बिरंग का हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन ये बाह्यदलपुंज हमेशा एक ही कलर का होता है और हरा होता है। और ये हरा, और ये दलपुंज कलर कलर का होता है, प्रत्येक कलर का होता है, कई कलर का होता है। और ये कलर का क्यों होता है, क्योंकि भौरों को आकर्षित करना है, तो रंग बिरंगे कलरों द्वारा वो भौरों को आकर्षित करता है, या फिर अन्य कीटों को, तितलियों को आकर्षित करता है। और तीसरा है जयांग, जयांग यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम लोग जयांग कहते हैं। और हमारा चौथा है पुमंग, पुमंग यहाँ से यहाँ तक के भाग को और इसके समूह को लेंगे तो ये हमारा पुमंग होता है। तो ये हमारा 4 भाग होता है पुष्प का। चारों का हम लोग बारी बारी से देखें। बाह्यदलपुंज कौन सा है, तो ये हमारा बाह्यदलपुंज, दलपुंज, और ये हमारा दलपुंज है। और जयांग हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, और पुमंग हमारा ये पूरा है। और उसके अंदर हम लोग जयांग देखें, जयांग में यहाँ से यहाँ तक के बीच में होता है ये यहाँ से यहाँ तक जयांग है। तो उसके अंदर अब क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें वर्तिकाग्र पाया जाता है। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। और वर्तिकाग्र से लेकर अंडाशय तक के बीच में जो होता है उसको कहते हैं वर्तिका। वर्तिका को इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। और उसके नीचे जो होता है वो होता है अंडाशय, अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। और उसके नीचे जो होता है उसको कहते हैं पुष्पासन, उसको पुष्पासन, क्योंकि पुष्प उसी पर आसन होता है, मतलब पुष्प का उसी पर आसन होता है, मतलब उसी पर बैठा होता है। पुष्प का संपूर्ण भाग जिस पर बैठा रहता है उसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। तो ये पुष्पासन है हमारा। और उसका जो नीचे है उसको वृंद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पेरियम कहते हैं। और हमारा ये क्या है, पुमंग। और पुमंग भी हमारा 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन सा, तो हमारा जब एक लेंगे तो पुंकेसर होगा। यदि हम पूरा लेते हैं, पूरे हम पुंकेसर को ले लेते हैं और समूह बनाते हैं तो उसको हम पुमंग कहते हैं। तो ये हमारा समूह मिल जाएगा, तो हम चारों मिल जाएगा तो हमारा पुमंग होगा। और पुमंग के भी 3 भाग होते हैं। तो पहला क्या होता है, परागकोश, परागकण और पुंकेसर। पुंकेसर यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, दंती, ये हमारा क्या है, पुंकेसर है। और इसके आगे जाकर ये जो गोलनुमा बन जा रहा है संरचना, इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। परागकोश को इंग्लिश में एंथर कहते हैं। और इसके अंदर जो दानेदार ये पदार्थ भरा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परागकण। अब चलिए आगे देखते हैं कि ये परागण कैसे करता है और फल का निर्माण कैसे करता है, ये प्रजनन कैसे करता है, परागण में कौन सी क्रिया द्वारा परागण होता है। तो परागण क्या होता है, तो परागकण का वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंच जाना और वही परागण कहलाता है। तो परागकण का मतलब परागकण कौन है, इसमें होता है परागकण, परागकोश में परागकण होता है। परागकण का वर्तिकाग्र पर मिल जाना परागण कहलाता है। और परागण के बाद निषेचन होता है। परागण के बाद क्या होता है, निषेचन। परागकण है, इसमें परागकण भरे हुए हैं। तो इस परागकण का इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर, मतलब इसके वर्तिकाग्र परागकण मिल जाना हमारा परागण कहलाता है। परागण के बाद क्या होता है, परागण के बाद यहाँ से वो परागकण नीचे आकर यहाँ पर अंड कोशिका होती है, तो वहां पर आकर मिल जाता है, तो जिससे निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण बनता है और भ्रूण से नया पुष्प निकलता है। तो परागकण का वर्तिकाग्र पर आकर मिल जाना हमारा परागण कहलाता है। उसके बाद अंदर जाने के बाद वो वर्तिकाग्र से यहाँ से घूमकर नीचे उसके अंडाशय में आता है, मतलब उसके ओवरी में आता है। तो ओवरी में आकर वो निषेचन करता है। परागकण नर युग्मक है ना, तो मादा युग्मक से जाकर निषेचन करता है। भ्रूण से पहले वो जाइगोट बनाता है, जाइगोट के बाद वो भ्रूण बनाता है, अब भ्रूण से वो नया बीज बनाता है। तो ये होता है परागण। क्या होता है परागण, परागकण का वर्तिकाग्र पर आकर मिल जाना हमारा परागण कहलाता है। और परागण का निषेचन होता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, स्व मतलब क्या होता है, अपना, अपना मतलब अपना, और दूसरा पर मतलब दूसरा, पर मतलब होता है दूसरा, और स्व मतलब अपना। पर मतलब स्व मतलब अपना और पर मतलब दूसरा। मतलब इसका मतलब यह है स्वपरागण मतलब अपने में ही परागण करना, और परपरागण मतलब दूसरे से परागण करना। मतलब आप समझ ही रहे हैं, इस नाम से ही आप समझ जाएंगे, मतलब इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे
तो स्व मतलब अपने के पुष्प के परागकण का अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देना हमारा स्व परागण कहलाता है। या फिर इस परागकण का या फिर इस परागकण का इसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर जाकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना भी स्व परागण ही कहलाता है, क्योंकि एक ही पेड़ है ना, उसको मतलब अपने परागण करता है। और ये पर परागण मतलब ये इस पुष्प के परागकण का इस दूसरे पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र परागण मिल जाना, ये पर परागण होता है, मतलब दूसरे द्वारा परागण, मतलब दूसरे को परागण। ठीक है, तो ये स्वपरागण और परपरागण समझ लिए। परागण दो प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण वो होता है कि अपने ही पुष्प के परागकण का अपने ही पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देना क्या होता है, स्वपरागण। और परपरागण अपने एक पेड़ के पुष्प के परागकण का दूसरे पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचा देना हमारा परपरागण कहलाता है। अब देखते हैं कि परागण कितने प्रकार का होता है। सॉरी, अब देखते हैं परागण किन किन द्वारा होता है। मतलब परागण ऐसे अपने आप तो यहाँ से आप नहीं आएगी, कोई माध्यम चाहिए ना यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। परागकोश की परागकण का वर्तिकाग्र तक लाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना, तभी तो आएगा। तो वो माध्यम क्या होते हैं, किन किन द्वारा किन किन चीजों द्वारा वो परागण कर सकते हैं, होता है। तो देखते हैं, तो मुख्यतः पांच जीवों द्वारा परागण होता है। तो कैसे, कौन कौन है? एंटोमोनोफिली। एंटोमोनोफिली मतलब कीट द्वारा, कीट कहें या फिर भौरा कहें, मतलब छोटे छोटे कीटों द्वारा ये परागण जो होता है वो एंटोमोनोफिली कहलाता है, कीट द्वारा। तो ये कैसे करते हैं? तो मान लीजिए कोई भौरा है और इस पेड़ के पुष्प पर आकर बैठ गया और घूमते घूमते इसके परागकण को अपने शरीर में, उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, इस पर इसके परागकण को चिपका लिया और घूमते घूमते यहाँ पर आया और वर्तिकाग्र पर वो छोड़ दिया। और छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन इस वर्तिकाग्र पर चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे ये अपने आप उसके परागकण को अपने ऊपर चिपका लेता है, जिससे परागण क्रिया हो जाती है। अब तो ये एंटोमोनोफिली मतलब कीटों द्वारा होता है। और दूसरा क्या है? ऑर्निथोफिली में तो मतलब क्या होता है? पक्षियों द्वारा परागण, मतलब पक्षियों द्वारा परागण भी होता है। तो पक्षी जैसे छोटी छोटी पक्षियां होती है तो उनके लिए बड़ा आकार का पुष्प चाहिए। तो बड़ा आकार का पुष्प जैसे सूर्यमुखी होता है, मतलब ऐसे बड़े बड़े आकार के फूल पर परागण पक्षियों द्वारा होता है। तो मान लीजिए जैसे ये भौरा करता था वैसे वो भी करते हैं, तो वो परागण होता है ऑर्निथोफिली, मतलब पक्षियों द्वारा वो परागण होता है, ऑर्निथोफिली होता है। और तीसरा देखते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब क्या होता है? तो अगर परागण हवाओं द्वारा हो रहा है तो एनिमोफिली कहलाता है। एनिमोफिली मतलब हवाओं द्वारा परागण को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। हवाओं द्वारा परागण कैसे होता है? परागण तो प्रत्येक पेड़ में होता है ना, तो प्रत्येक पेड़ में परागण होता है। तो जैसे हम लोग गेहूं बोते हैं या फिर धान बोते हैं, बाजरा बोते हैं, मतलब ऐसे ही बड़े पैमाने पर हम जो बोते हैं अनाज, उसमें परागण कैसे होता है? अब कीट इसमें करने लगे, एक बार इस पर बैठे, एक बार उस पर बैठे, ऐसे करते करते उनका सीजन बीत जाएगा, वो परागण करने में, तो उसमें परागण हवाओं के द्वारा ही होता है। तो हवाएं कैसे होती है? हवाओं के द्वारा कैसे होता है? तो मान लीजिए हवा अगर जाता है तो गेहूं के बीज तो पास पास ही होते हैं ना, तो एक दूसरे में सट जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। और इसमें क्या परागकण इसके वर्तिकाग्र पराग पहुंच जाता है, तो परागण हवा द्वारा हो जाता है। और वैसे ही विभाग एकड़ जमीन में जो बोते हैं ज्यादा पैमाने पर अनाज, उसमें परागण हवाओं द्वारा ही होता है, कीट द्वारा नहीं होता है। तो अगला है हाइड्रोफिली। मतलब जल के द्वारा। हाइड्रोफिली का मतलब होता है जल के द्वारा परागण जो होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। तो जल के द्वारा कैसे परागण होता है? तो जलीय पात्रों में परागण जल के द्वारा ही होता है। और बहुत सारे लड़के ये गलती करते हैं कि पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि कमल के फूल में परागण किस प्रकार होता है। तो जैसे वो सोचते हैं वैसे आप भी सोचते होंगे कि जल के द्वारा कमल के फूल में परागण होता है, लेकिन ये गलत है। कमल के फूल में परागण जल के द्वारा नहीं होता है, उसमें भौरों के द्वारा ही होता है। अब
कमल होता है तो जल में तो होता नहीं है, जल ऊपर आएगा और परागण कर देगा, ऐसे तो नहीं है ना। तो उसमें परागण कीटों द्वारा ही होता है, भौरों द्वारा ही होता है। हमारा पांचवा है जूफिली। जूफिली मतलब क्या होता है, मतलब बड़े आकार के जीवों द्वारा परागण होना हमारा जूफिली कहलाता है। तो बड़े आकार के जीवों द्वारा परागण कैसे होता है, मान लीजिए इंसानों द्वारा कैसे परागण होता है। तो मान लीजिए इंसान कोई गया है गार्डन में, बगीचे में, और वहां पर देखा फूल, फूल के ऊपर अगर वो ऐसे हाथ फेरते जाता है तो एक फूल पे से दूसरे फूल पर अपने हाथ रखता है, तो उसमें का परागकण उसके हाथों में चिपक कर उसके दूसरे पुष्प के वर्तिका रूप में चला जाता है, तो वो जूफिली कहलाता है। मतलब बड़े आकार के जीवों द्वारा परागण होता है, वो जूफिली कहलाता है। तो ये पुष्पीय पात्रों में लैंगिक जनन इस प्रकार होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।